एपिसोड 341 से 345 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेहान और मयंक मॉरिशस पहुंच चुके थे। वहीं मनीषा जी भी अपने परिवार के साथ मॉरिशस पहुंच चुकी थी। वह किसी भी हालत में किया को अपने साथ चलने के लिए मनाने आई थीं। वहीं दूसरी तरफ किया और तारा की मुलाकात होती है, जिसमें तारा किया को बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है। अब आगे थोड़ी ही देर बाद किया के सिक्योरिटी गार्ड आकर तारा को वहां से दूर धकेल देते हैं। वहीं किया एक सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करती है कि वह तारा पर नज़र रखे और फिर वह लोग वहां से निकल जाते हैं। वहीं तारा के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए रजत से बोलती है, तुम इतने शांत क्यों थे? तुम इस तरह से पीछे कैसे हट सकते हो? देखो वह घटिया लड़की कैसे हमारे साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी करके यहाँ से चली गई और तुमने उसका कुछ नहीं किया। तभी रजत उसे शांत कराते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी उसके साथ बहुत सारे उसके दोस्त थे। अगर हम यहाँ कुछ करते तो हमें इसका भारी हर्जाना चुकाना पड़ जा सकता था। इसलिए मैंने सोचा था कि उसे सबके जाने के बाद हम चुपके से उस पर वार करेंगे। वैसे भी हम यहाँ इतने लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकते थे, उल्टा हम ही फंस जाते हैं। वहीं तारा उसकी बात सुनती है तो उसे भी यह बात सही लगती है। वह अनजाने में ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही थी। तारा रजत से कहती है कि अब हम क्या करेंगे? तब रजत कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तब तारा के दिमाग में जो सातिर ख्याल था वह तारा रजत को बताने लगती है। फिर दोनों एक अच्छा प्लान बनाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी जैसे ही किया वहाँ से निकल रही थी, वहीं पब्लिक की भीड़ उन्हें देख लेती है। इस वजह से वह लोग थोड़ी देर के लिए पब्लिक के बीच फंस जाते हैं। किसी तरह उसके गार्ड उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालते हैं। इस समय किया का दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसने हर पल हर दर्द को इस वक्त महसूस किया था, जिसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तभी रास्ते में किया अपने दोस्तों से बोलती है कि तुम लोग घर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं वह करके आती हूँ। वहीं बेला और जेनी को पता था कि किया को इस वक्त तकलीफ़ हो रही होगी, तो वह जिद करने लगती है कि नहीं, वह उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन किया उन्हें अपनी आंखें दिखाती हैं, जिस वजह से वह लोग शांत हो जाती है। आखिर में इस वक्त वह उसके बॉस की पोजीशन पर है। तभी जेनी बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज़ हमें बताकर जाना। जेनी को डर था कि किया कहीं दुखी होकर उन्हें छोड़कर यहाँ से चली ना जाए। इतने सालों बाद तो वह यहाँ आई थी और जेनी इतनी जल्दी उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वही किया उसे तसल्ली देती है कि कोई बात नहीं, तुम जो सोच रही हो मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मुझे बस इस वक्त एकांत की ज़रूरत है, इसलिए तुम लोग निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। किया के इतना कहने पर जेनी के जान में जान आती है और वह लोग घर जाने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी गाड़ी में आ रहे रियो, वैन और प्रणव को कुछ नहीं पता था। थोड़ी ही देर में बेला और जेनी किया की गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। तभी एक दूसरी गाड़ी उनके सामने आकर खड़ी होती है, जिसमें वह बैठ जाते हैं और अब वह लोग घर की ओर जाने लगते हैं। वहीं जब रियो और वैन देखते हैं कि किया की गाड़ी किसी और दिशा में मुड़ रही है, तो वह लोग थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। फिर वह जेनी से कॉल करते हैं और पूछते हैं कि किया कहाँ जा रही है। तब जेनी उन्हें सब बात बता देती है, तो उन लोगों को भी लगता है कि इस वक्त किया को अकेले छोड़ देना चाहिए।
यह सब सोचकर वो लोग भी शांति से घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने किया कि सिक्योरिटी के लिए अपने गार्ड को अलर्ट कर दिया था। वह कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे जिससे किया को नुकसान हो। वहीं किया अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए दूर समंदर के किनारे आ जाती है। वहाँ समंदर की उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को देखते हुए वह ऊंचे पहाड़ी चट्टान पर खड़ी थी। इस समय उसका अतीत उसके आंखों के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे उसके सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है और दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है। जैसे ही उसकी बात सुनती है, किया के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है और किया अपने मन ही मन बोलती है कि अब वक्त आ गया है। मैंने तुम लोगों को बहुत छूट दे रखा था, बहुत जी लिया तुमने अपनी ज़िंदगी। मैंने कितनी बार वार्न करके तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अब और नहीं। तुम वह जहरीले नाग हो जिसे कितना भी दूध पिलाया जाए, लेकिन तुम अपने मालिक को डसने में देर नहीं करोगे। इससे पहले कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचाओ, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। इतना कहकर किया गुस्से के साथ वहां से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी सड़क पर आ जाती है। जैसे ही वह आगे जाने लगती है तो उसके आगे पीछे बहुत सारे गाड़ियां आकर उसे फॉलो करना शुरू कर देती हैं। किया तुरंत समझ जाती है कि यह तारा की चाल है। वहीं तारा की गाड़ी भी अब किया के पीछे लग चुकी थी। तारा रजत से हंसते हुए बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा मौका मिल जाएगा। देखो वह पागल लड़की कैसे अकेले जा रही है। और वह क्या सोचती थी कि वह झूठ बोलेगी कि वो सब उसके दोस्त हैं तो हम मान जाएंगे। अगर उसके दोस्त होते तो वो उसके साथ नहीं होते। कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना सीख ली है यह। लेकिन आज सब इसकी बेवकूफ़ी मैं निकाल दूंगी। देखना, मैं इसे ऐसे मौत दूंगी कि इसकी रूह भी कांप जाएगी और इसे ढूंढने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि यह यहाँ अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। तारा इस बात से अनजान कि वह लोग खुद एक चाल में फंस रहे हैं। अपने मन की मंशा को रजत के सामने व्यक्त किए जा रही थी। वहीं रजत भी बहुत ज़्यादा खुश था। वह सोच रहा था कि वह किया को किडनैप कर उसके साथ मज़े लेगा। पहले तो वह उसे शादी के लिए प्रस्ताव देगा। अगर किया इस बात से ठुकराती है तो फिर वह ज़बरदस्ती उसे अपनी रखैल बना लेगा और उसे सीक्रेट तरीके से रखेगा। दुनिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। यहाँ तक कि उसने तारा को भी धोखा देने का पूरा प्लान बना लिया था। वह बस तारा का साथ इसलिए दे रहा था कि वह किसी तरह किया उसके कब्जे में आ जाए, फिर वह तारा को भी एक अच्छा सबक सिखाता। वैसे भी तारा कब उसके साथ लायल रही है। वह तारा की हरकतों को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे तारा को धोखा देने में कोई भी अफसोस होने वाला नहीं था। दोनों इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि वह खुद चारों तरफ से गिर चुके थे। किया के सीक्रेट गार्ड उन लोगों को काफ़ी दूरी से फॉलो कर रहे थे। जब से वह लोग किया के पीछे लगे थे, कुछ ही दूरी पर जाकर तारा के खरीदे गए गुंडे किया की गाड़ी को ओवरटेक कर लेते हैं। गाड़ी एक तेज झटके के साथ बीच सड़क पर रुक जाती है। यह एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। किया जानबूझकर इस तरफ से जा रही थी जिससे जब वह इन लोगों को मारे तो किसी को भी पता न चले। वहीं वह सारे गुंडे एक एक कर अपनी गाड़ियों से निकलने लगते हैं। तभी किया अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और बहुत ही एक्शन के साथ वह अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है। उन गुंडों की नज़र जब किया पर पड़ती है तो एक पल के लिए वह उसे देखने ही लगते हैं। वह सब भूल चुके थे कि वह यहाँ क्या करने आए हैं। दूसरे ही पल किया की जहरीली मुस्कान ने उन्हें अपने होश में वापस लाया। किया उन्हें ध्यान से देखते हुए, क्या हुआ, तुम सब क्या भूल गए हो कि तुम्हें यहाँ किस काम के लिए भेजा गया था। जैसे ही किया कि यह बात उनके कानों पे पड़ती है, वह दोनों
वह सारे लोग एकदम से सकपका जाते हैं। वह कैसे भूल सकते हैं कि वह यहाँ किया को जान से मारने के लिए आए थे। तभी उसमें से एक गुंडा आगे बढ़कर हंसते हुए बोलता है कि लड़की तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तो चलो जब तुम्हें पता ही चल गया है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, तो जल्दी से खुद को हमारे हवाले कर दो। वैसे तुम जैसी खूबसूरत कली को हम ऐसे तो मार नहीं सकते हैं, पहले हम तुम्हारे साथ कुछ मज़े लेंगे। तुम जैसे परी को छूना हमारी खुशकिस्मती होगी, तुम्हारे साथ मज़े लेना हमारी खुशकिस्मती है। इतना कहकर वह गंदी हंसी हंसने लगता है। वहीं किया जब उसके मुंह से यह बात सुनती है तो उसकी मुट्ठी गुस्से में बंद हो जाती है। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। अचानक ही वहाँ का टेम्परेचर गिरने लगता है। उन गुंडों को अजीब से डर का एहसास होता है, लेकिन फिर भी वह अपने घमंड में चूर थे। उन्हें लगा था कि एक अकेली लड़की उनका क्या ही बिगाड़ लेगी। वैसे भी वह पूरे 20 लोग आए हुए थे। वहीं तारा दूर अपनी गाड़ी से सारा नज़ारा देख रही थी। तभी तभी किया उसे बोलती है कि तुम लोगों ने क्या कहा? तुम मेरे साथ मज़े लोगे? मैं अभी तुम्हें लास्ट बार वार्न करती हूँ, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना तुम आज मौत का वह तांडव देखोगे जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते थे। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह लोग ज़ोर ज़ोर हंसने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके सामने एक माफिया क्वीन खड़ी है। वह लोग तो सोचते थे कि उसके सामने फूल सी कोमल दिखने वाली एक बहुत ही मासूम सी लड़की खड़ी है, वह उसका क्या बिगाड़ लेगी। वह लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि लड़की तू क्या सोचती है, हम तुझे बेवकूफ़ दिख रहे हैं? तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ से हमारे हाथों से बच जाएगी? वैसे मानना पड़ेगा, इंडियन लड़कियों की खूबसूरती तो दुनिया में अद्भुत है। क्या खूबसूरती पाई है, ऐसी खूबसूरती तो हमने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। एक बार तेरा स्वाद तो चखने को बनता है। इतना बोलकर वह गंदी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। यह गुंडों का लीडर था। यह सब विदेशी थे, काफ़ी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े थे। उनके आगे किया एक नाजुक सी दुबली पतली सी लड़की थी। इस वजह से उन्हें भ्रम हो जाता है कि वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़कर किया का हाथ पकड़ने वाला था, तुरंत ही एक झटके में किया उसके हाथों को मरोड़कर उसे उसकी जगह से उठाकर पटक देती है। झटका इतनी जोरदार था कि वह सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। इसी के साथ जमीन की मिट्टी वहां से उखड़कर दूर उड़ जाती है। इतनी पावर देखकर वहां खड़े सारे के सारे लोग 2 कदम पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। एक नाजुक सी दिखने वाली लड़की 6 फीट के हट्टे कट्टे गुंडे को उठाकर इस तरह से सटक दिया जैसे कि कोई मामूली सा पुतला उसके हाथों में हो, जिसे उठाकर जमीन पर पटका गया हो। उन सबसे तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तभी कराहते हुए वह गुंडा जिसे किया ने जमीन पर पटका था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसके शरीर की हड्डियां टूट गई हो, उसके शरीर में जान न हो। वह कराहते हुए अपने लोगों को देखकर बोलता है कि मुंह क्या ताक रहे हो, इस लड़की को पकड़ो और इतना मारो कि इसकी जान निकल जाए। इस बीच की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पटकने की? अब भी उसे समझ नहीं आया कि जो तुम्हें इस तरह से उठाकर पटक सकता है तो उसकी पावर कितनी होगी। उसका आर्डर पाते ही सभी लोग उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। वहीं किया एक ही झटके में अपने कमर में बंधे बेल्ट को निकालती है, जो एक बेल्ट नहीं बल्कि एक ऐसा पतला तलवार था जिसे खींचते ही उसमें से एक पतली धातु की तार निकलता है, जो इतना ज़्यादा तेज है कि एक ही झटके में वह सैकड़ों लोगों का सर धड़ से अलग कर सकता है।
जैसे ही वह लोग उसके ओर लपके, किया ने झट से उसे अपनी कमर से खींचा और दूसरे ही पल एक बटन दबाते ही उसका बेल्ट उस तार से अलग हो गया। अब किया के हाथों में वह पतला तार था जो देखने पर भी दिखाई नहीं देता था, इस वजह से वह किसी को नहीं दिखा और वह लोग एक साथ उस पर टूट पड़े। दूसरे ही पल किया अपने चारों ओर घूमते हुए एक ही झटके में सभी के शरीर को चीर देती है। वहां खड़े लोगों को अभी भी एहसास नहीं होता है कि उनके साथ क्या हुआ। वह अभी 2 कदम ही आगे बढ़े थे, फिर अचानक उन्हें अपने शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ही वह अपनी नज़र नीचे करके अपने शरीर को देखते हैं तो उनके शरीर से खून का फवारा बह रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक यह क्या हो गया। जब तक उन्हें होश आता वह धड़ाधड़ कर जमीन पर गिरने लगे। वहीं उन सबका लीडर यह सब देखकर बेहोश ही होने वाला था। उसकी तो आश्चर्य से आंखें फटी की फटी थी, उसका मुंह खुला हुआ था। ऐसे लग रहा था मानो उसने अपने सामने भूत देख लिया हो। अभी दूर कुछ लोग और बचे थे। वह यह सारा भयानक नज़ारा देखकर अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी मानो वह अभी के अभी थम जाएगी। वह एक एक कदम पीछे ले रहे थे। वहीं किया उन्हें देखकर एक बहुत ही खतरनाक डेविल मुस्कान देते हुए अपने कदम आगे लेने लगती है। उसे इस तरह आता हुआ देखकर उनके शरीर से ऐसे लग रहा था जैसे जान अलग हो जाएगी। ऐसे लग रहा था कि उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है। उनका शरीर जवाब दे रहा था, अब उनके कदम उठने को तैयार नहीं थे। तभी किया, जिसने इतना खतरनाक खूनी खेल खेला था, उसने वही सीटी बजाना शुरू किया। जब वह इस तरह मौत का तांडव रचती थी, उसके बाद वह वही खतरनाक सीटी बजाती थी। उस सीटी की धुन सुनते ही सामने खड़े बचे वह 4-5 लोग अपनी पेंट में ही पेशाब कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनके सामने कौन खड़ा है। वहीं वह लीडर, वह तो डर से कांपने लगता है और वह भी अपनी पेंट गीली कर देता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने किससे पंगा ले लिया है। उसने इस आवाज़ को बहुत बार सुना है और इसके बारे में वह बहुत अच्छे से जानता है कि यह एक माफिया क्वीन है। यह सीटी वही बजाती है जब वह मौत का तांडव खेलती है। इसका मतलब यहाँ से किसी का भी जिंदा बच के जाना नामुमकिन था। यह ख्याल आते ही लीडर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह अब जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। इस वक्त अगर कोई उसे देख ले तो उसके ऊपर हंसे बिना न रह सके। वह बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह था जो डर के मारे रोना शुरू कर चुका था। वह बार बार अपने कांपते हुए आवाज में बोलता है, माफिया यकीन, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था, वरना हम कभी यह काम करने नहीं आते। उसे अंदाजा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत देखने वाली लड़की की सच्चाई इतनी भयानक होगी। वहीं बाकी 4-5 लोग जो किया के सामने खड़े थे वह तो जड़ हुए खड़े थे। उनके शरीर डर से कांप रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने कदम उठाकर अब एक कदम भी पीछे जाएं। ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर पूरा बर्फ हो गया हो। उनके रीढ़ की हड्डी तक में कपकपी छूट रही थी। उन्होंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सामना इस तरह से माफिया क्वीन से हो जाएगा। वह उसके किस्से सुनते चले आए थे। उन्होंने हालांकि कभी माफिया क्वीन को नहीं देखा था, क्योंकि कहा जाता था जो भी उसे देख लिया वह कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। और आज जब उन लोगों ने उसे देख लिया है तो अब उन्हें पूरा अंदाजा हो गया है कि आज उनकी मौत निश्चित है। वहीं दूसरे ही पल किया कुछ नहीं बोलती और अपने हाथ को घुमाती है जिसमें वह पतली तार थी जो कि सीधे देखने से बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी। वह इतनी ज़्यादा पतली थी। धातु की बनी इस तार ने एक ही पल में उनके सर धड़ से अलग कर दिए थे, लेकिन फिर भी उनके सर उनके शरीर से जुड़े उसी
तरह से स्थित थे और अभी भी उनके अंदर जान थी। वह सब कुछ देख सकते थे और दूसरे ही पल वह कुछ बोलते इससे पहले ही उनके गले से खून का फव्वारा फूट पड़ता है और फिर वह धड़ाम करके एक एक कर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। उन सबका लीडर यह देखकर डर के मारे ही बेहोश हो जाता है, लेकिन किया उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरे ही पल उसने अपने हाथ को घुमाया और अब वह लीडर भी स्वर्ग सिधार चुका था। यह सारा नज़ारा दूर बैठे तारा और रजत देख रहे थे। उनके शरीर से पसीने की बूंद गिर रही थी। उनका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वहीं तारा को इस खतरनाक सिटी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन रजत जो कि माफिया से थोड़ा बहुत रिलेटिव था क्योंकि उसके बाप माफिया के साथ मिले हुए थे जो इल्लीगल कामों में उनका साथ देते थे, इसलिए उसे इस बारे में पता था। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस किया को वह भोली भाली सीधी सादी समझकर उसे अपने रखैल बनाने की बातें सोच रहा था, वह एक खतरनाक माफिया किंग थी जिससे पूरा वर्ल्ड डरता था। उसके एक इशारे पर पूरी दुनिया इधर से उधर खसक सकती थी। वह इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वह किसी भी देश की सत्ता को अपने बस में कर उसे अपने तरीके से चला सकती थी। यह सब सोचते हुए रजत की तो पैंट ही गीली हो जाती है। वहीं तारा का भी यही हाल था। तारा डर से कांप रही थी, पर वह बस अपने सामने का नज़ारा देखकर कांप रही थी। वही तारा डरते हुए किसी तरह उसके मुंह से आवाज़ निकलती है और बोलती है कि रजत रजत यह सब क्या है? क्या किया इतनी ज़्यादा खतरनाक है? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी। यह बोलते हुए उसकी जबान से हर शब्द लड़खड़ाते हुए निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान पूरे शब्दों को बोलने में सक्षम नहीं है। वहीं रजत उसके बातों को समझकर डरते हुए बोलता है कि तुम्हें किया की सच्चाई नहीं पता है। वह एक माफिया क्वीन है जो पूरी दुनिया पर राज करती है। यह बोलते हुए रजत की भी जबान कांप रही थी। फिर वह उसे बताता है कि उससे दुनिया के बड़े बड़े माफिया डॉन भी डरते हैं। यह सुनकर तारा आश्चर्य से उसकी ओर देखती है और बोलती है, यह तुम्हें कैसे पता? तब रजत बताता है कि जिस सीटी को वह बजा रही है वह माफिया किंग के अलावा कभी कोई नहीं बजा सकता, और अगर कभी किसी ने उसकी नकल करने की भी कोशिश की तो उसके लोग उसे उसी क्षण जान से मार डालते हैं। इसलिए इस धुन को सिर्फ उसके अलावा दुनिया में कभी किसी ने बनाने की कोशिश नहीं की, और यह सिर्फ वही बजा सकती है। यह बहुत ही खतरनाक धुन थी जिससे सिर्फ मौत का ही अंदाजा हो सकता था। वही यह सब सुनकर तारा की तो रूह भी कांप जाती है। वहीं किया अब धीरे धीरे कर उनकी ओर आने लगती है। यह देखकर तारा के हाथ पैर फूलने लगते हैं। वह जल्दी से अपनी गाड़ी को पीछे करना चाहती थी, पर डर की वजह से उसके हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे थे कि वह स्टीयरिंग को पकड़ भी नहीं पा रही थी। गाड़ी को पीछे कर भागने की तो बात बहुत दूर थी। धीरे धीरे कर एक एक कदम किया जैसे जैसे उनकी ओर बढ़ा रही थी वैसे वैसे तारा और रजत के दिल की धड़कन तेज होते चली जा रही थी। अब उनके साथ क्या होने वाला था यह सोचने तक का उन्हें होश नहीं था। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें लग रहा था कि अब उनके इसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन वह कठोर दिल वाले लोग इतनी जल्दी मरने वाले नहीं थे। आखिर में उन्हें अभी तो किया के हाथों से अपनी सजा भी भुगतनी थी। तभी किया उनके पास आ जाती है और दूसरे ही पल वह बहुत ही भयानक हंसी हंसती है जिसे सुनकर तारा और रजत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों ने पहली बार किया का इतना भयानक रूप देखा था। आज तक वह उन्हें एक मासूम लड़की और भोली भाली
लड़की समझते थे, जिसे वह आराम से किसी भी वक्त पागल बनाकर टॉर्चर कर सकते थे। उन लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि किया का इतना भयानक रूप होगा। किया अपनी हंसी को रोक कर बोलती है, तारा तारा तारा, तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरे साथ गेम खेलती रहोगी और मैं तुम्हें माफ करती रहूंगी? वह तो मैं तुम्हें बस इग्नोर कर रही थी क्योंकि तुम्हारा सही वक्त नहीं आया था, लेकिन देखो ना, आज तुम खुद खाई में गिरने के लिए चली आई हो। तो जब तुम खुद चाहती हो कि तुम्हारा अंत हो जाए तो भला मैं तुम्हारी विश कैसे ना पूरी करूं? इतना बोलकर वह एक ही झटके में गाड़ी का दरवाजा पकड़ती है और इतनी जोर से उसे खींचती है कि वह पूरा दरवाजा ही उसके हाथ में निकलकर आ जाता है। दूसरे ही पल वह उसे घुमाकर फेंकती है। वह बहुत दूर जाकर गिरता है। यह देखकर तारा और रजत की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना ज्यादा ताकत किसी भी इंसान के अंदर होना नामुमकिन था। तभी तारा दूसरे ही झटके में वहां से पलटकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन किया तुरंत ही उसे पकड़कर बाहर खींच लाती है और उसके बालों को पकड़कर वह गाड़ी के बोनट के सामने आती है और बोलती है, बहुत शौक था ना तुम्हें तड़पा तड़पा कर दूसरों को मारने का? बहुत शौक था ना तुम्हें दूसरों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करने का? क्या किया था तुमने? मेरे ड्रिंक में नशा मिलाकर मुझे आदमियों के सामने बर्बाद होने को छोड़ दिया था। आज सारे तुम्हारे गुनाहों को मैं तुम्हें सूद समेत लौटाने वाली हूँ। इतना कहकर वह उसके सर को गाड़ी की बोनट पर जोर से पटक देती है, जिससे तारा की एक जोरदार चीख निकल जाती है। यह सुनकर रजत का शरीर डर से कांप जाता है। दूसरे ही क्षण रजत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किया उसे भागने नहीं देती। वह उसे ही उतनी ही बेरहमी से बालों से पकड़कर बाहर खींचती है और उसका सर भी वह गाड़ी की बोनट पर जोर से मारती है, जिस वजह से इन दोनों का सर फट जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। लेकिन अब भी वह अपने होश में थे। फिर वह मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या हुआ? दर्द हो रहा है, लेकिन यह दर्द तो तुम्हारे लिए बहुत कम है। तुम लोगों ने जो दर्द मुझे दिया है वह पूरा सूद समेत तुम्हें वापस करना है। इतना कहकर किया अपने उंगली से इशारा करती है। उसका इशारा पाते ही उसके गार्ड तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं। किया रजत और तारा को जोर से जमीन पर पटक देती है। उसी के साथ एक जोरदार धड़ाम की आवाज से वह दोनों जमीन पर गिरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो उनके शरीर की हड्डी टूट गई हो। तभी किया अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देती है कि इन्हें ले जाकर हेल में बंद कर दो और उन्हें उसी तरह से टार्चर करो जिस तरह से उसने उन्हें बताया था। किया ने पहले ही इन्हें टार्चर करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। वह लोग तारा और रजत को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब जाके किया के दिल को सुकून मिलता है। वह पल आ गया जब वह अपने दुश्मनों से अब बदला लेगी। एक एक कर चुन चुन कर मारेगी उन्हें। वह उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। तभी उसके कानों में तारा और रजत के चिल्लाने की आवाज आती है, प्लीज किया, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमारा क्या गुनाह है जो तुम हमें इस तरह की सजा दे रही हो। यह सुनते ही किया का रोम रोम नफरत से भर जाता है और वह पीछे मुड़कर उन्हें देखती है और फिर बोलती है, तुमने क्या गुनाह किया है? यह तुम्हें नहीं पता है। जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या गुनाह किया है। इतना कहकर वह अपने गार्ड को इशारा करती है तो उसके गार्ड उन्हें घसीटते हुए वहां से लेकर चले जाते हैं। दूसरे ही पल किया वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। इस समय अब किया बहुत ही शांत हो चुकी थी। जैसे ही वह अपने विला पहुंचती है
तो वह चुपचाप शांति से अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे हाल में कोई नहीं दिखाई देता और वैसे भी उसके शरीर पर खून के छींटे लगे हुए थे। यह सब देखकर उसके दोस्त डर जाते और वह अपने दोस्त को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं बताना चाहती थी कि वह इस वक्त क्या करके आ रही है। वह तुरंत ही अपने रूम में जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर का पानी उसके जिस्म से खून के छींटे को धीरे धीरे कर बहाते हुए फर्श को लाल कर रहा था। इस वक्त बाथरूम का पूरा फर्श लाल हो चुका था। किया जमीन को एकटक देख रही थी। उसके आंखों के सामने वही मंजर चल रहा था। उसे अभी सुकून नहीं था जब तक वह तारा और रजत को उसी तरह दर्द में तड़पा तड़पा कर नहीं मारेगी। उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वह शावर के नीचे लगातार इसी तरह कई घंटे खड़ी रहती है, तब जाकर उसका मन हल्का होता है। वह फिर वहां से निकलकर बाहर आती है और कपड़े चेंज कर वह उसी तरह शांति से अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं था। एक एक बातें उसके मन में रिपीट हो रही थी, शुरू से अंत तक की सारी यादें। कैसे क्या क्या उसके साथ पिछले जन्म में हुआ और कैसे रजत और तारा ने उसे टॉर्चर किया और कैसे उसका रीबर्थ हुआ और उसे दोबारा जिंदगी मिली। फिर उसके साथ लाइफ में आगे क्या हुआ। धीरे धीरे यह सोचते सोचते वह उस वक्त पर आ जाती है जब उसकी पहली मुलाकात रेहान के साथ हुई थी। फिर अचानक से रेहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। जितना रेहान उसके लिए तड़प रहा था, किया भी उतना ही तड़प रही थी। लेकिन वह रेहान को कुछ वक्त तक अकेले छोड़कर यहाँ चली आई थी। ऐसा नहीं था कि किया को समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की क्या कर रही है और रेहान उसे किस हद तक प्यार करता है, क्योंकि उसे रेहान के प्यार की सच्चाई तो पिछले जन्म में ही पता चल गई थी। तो भला रेहान उसे धोखा कैसे दे सकता है। लेकिन फिर भी किया का अतीत उसे वहां से उस वक्त जाने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसलिए किया रेहान को वहां अकेला छोड़कर चली आई थी। लेकिन उसने डिसाइड किया था जब वह अपने पूरे काम को ख़त्म कर लेगी तब वह रेहान के साथ एक अच्छी लाइफ बिताएगी। वहीं दूसरी ओर रेहान होटल में परेशान बैठा हुआ था। उसके लोग चारों तरफ किया के ठिकाने को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक ओम आकर रेहान से बताना शुरू करता है कि शहर के आउटसाइड में फिर से वही खूनी खेल खेला गया था और फिर से वही माफिया किंग की धुन सुनाई पड़ी थी। कुछ लोग जो रेहान के आदमी थे, वह लोग इस वक्त वहां मौजूद थे जिन्होंने यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। और फिर वह उन लोगों ने तुरंत ओम को रिपोर्ट किया था। ओम एक एक कर वहां हुई घटना के बारे में सब कुछ रेहान को बताता है। यह सुनकर रेहान का दिल जोर से कांप जाता है। क्या किया उसकी लाइफ से निकलकर अब अपनी माफिया वाली जिंदगी को जीने चली गई है, यह सोचते ही उसे एक अजीब सी घबराहट होती है। नहीं नहीं, उसने तो सोचा था कि वह उसे उस माफिया की लाइफ से दूर कर देगा और उसे हमेशा के लिए अपने पास अपनी पत्नी बनाकर रखेगा और एक सुखी जीवन जिएगा। लेकिन यह क्या हो गया। क्या उसे उसकी वजह से इतनी तकलीफ पहुंची कि वह इस तरह की सिचुएशन में आ गई कि उसे अपनी पुरानी लाइफ में लौटना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता है। रेहान की घबराहट बढ़ जाती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर किया कभी उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। वह किया के बिना एक पल भी जीना सोच भी नहीं सकता है। उसकी आंखों में इस समय घबराहट थी। मयंक साफ देख सकता था कि रेहान
इस समय कितना ज़्यादा बेचैन है। मयंक उसे शांत कराने लगता है। वहीं रेहान तो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से एंजल का पता ला कर दो। मुझे उससे मिलना है। मैं उसे उसकी पुरानी लाइफ में नहीं लौटने दे सकता हूँ। अगर वो वहाँ गई तो फिर वह कभी मेरे पास लौटकर नहीं आएगी और खूनी खेल का तांडव हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। यह सब कुछ बंद करना होगा। कहाँ रेहान पत्थर दिल डेविल था, लेकिन वह किया के आगे भी हार मान चुका है। किया के आगे तो वह कुछ भी नहीं था। लोग उसे ही डेविल कहते थे, एक खतरनाक पत्थर दिल इंसान। लेकिन उसकी एंजल तो उससे भी कई कदम आगे थी, जिसके आगे तो वह खुद झुक चुका था। वही मयंक उसे शांत कराता है और कहता है कि तुम शांत रहो, हम सब प्रिंसेस को वापस लाएंगे, उसे अपनी जिंदगी में ले चलेंगे। उसे हक है एक अच्छी लाइफ जीने का। उसने जो कुछ भी झेला है वह सब कुछ भुलाने में हम उसकी मदद करेंगे। उसका पास्ट कितना दर्दनाक रहा होगा, यह तो सोचकर मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि उसने कितनी दर्द भरी जिंदगी जी होगी, जो यह करने में मजबूर हो गई होगी। भला कौन ही लड़की अपनी मर्जी से यह सब करना चाहेगा। कहाँ एक छोटी सी सुई देखकर लड़कियां डर से कांप जाती हैं, और कहाँ उसकी यह बहन जो मौत का तांडव करती है और उसके हाथ भी नहीं कांपते हैं। यह सब सोचकर मयंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही रेहान के दिमाग में भी यही सब बातें चल रही थी। अमन और विमान शांति से वहां बैठे सब कुछ सुन रहे थे। उनकी तो कुछ बीच में बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी अचानक से मनीषा जी वहां आती हैं, क्योंकि ओम ने उन्हें भी बुला लिया था। जैसे ही रेहान अपनी माँ को देखता है, वह तुरंत ही जाकर अपनी माँ के गले लग जाता है। और जैसे ही वह अपनी माँ के गले लगता है तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह फपक कर रो पड़ता है। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर मनीषा जी का दिल पसीज जाता है। वह समझ नहीं पाती है कि वह रेहान को किस तरह से शांत करें। मनीषा जी से अपने बच्चे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोलकर रेहान को शांत कराएं। तभी मनीषा जी उन्हें बोलती हैं कि रेहान, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगे तो फिर सोचो उस बच्ची ने कितना कुछ झेला है। वह कैसे अभी तक इतना कुछ झेल कर जिंदा है। एक बार तुम उसके बारे में सोचो, उसके नज़रिए से सोचो। उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, तब जाकर वह आज ऐसी हो गई है। हमें उसे प्यार से बदलना होगा। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरनी होंगी। उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा हम सब उसके अपने हैं। अपनी माँ की बातों को सुनकर रेहान को भी एहसास होता है कि उसकी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। वह अपनी माँ से अलग होकर बोलता है कि माँ, आप ठीक बोल रही हैं। हम उन्हें अपने प्यार का एहसास दिलाएंगे। मैं अपनी एंजल को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है उसने बहुत कुछ झेला है, लेकिन प्रॉमिस मॉम, मैं अब अपनी एंजल के ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा। अब वह सिर्फ खुशियाँ ही डिजर्व करेगी। दुखों को तो मैं उसकी परछाई के पास भी नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, बस एक बार वह मेरी लाइफ में आ जाए, फिर मैं उसकी लाइफ को खुशियों से भर दूंगा। इतना कहकर वह अपने आंसुओं को पोंछ लेता है, क्योंकि उसे अभी बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है। वह इस तरीके से नहीं टूट सकता है। तभी वहाँ उसका एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आता है और वह ओम के कानों में कुछ बोलता है। उसकी बातों को सुनकर ओम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ओम खुशी से चहकते हुए बोलता है कि हमें किया का पता चल गया, हमें सिस्टर के बारे में पता चल गया है। अब हम
उन तक पहुंच सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। रेहान जल्दी से बोलता है कि बताओ वह कहाँ है, हम अभी चलेंगे। तभी ओम उसे शांत करते हुए कहता है कि पहले शांत हो जाओ, पहले हम इस बारे में खुद से पता लगाएंगे कि जो न्यूज़ हमें मिली है वह सही है कि नहीं है। तब तक तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं बस यूँ जाता हूँ और यूँ आता हूँ। जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तब हम वहाँ के लिए चलेंगे। उसकी बातों को सुनकर रेहान शांत हो जाता है। अब जब उसे किया का पता चल गया है तो वह किसी भी हालत में अपनी एंजल को मनाकर अपने पास वापस ले आएगा। यही सोचते हुए उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। वहीं मयंक और अमन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ किया को सुकून नहीं था। अब जब तारा और रजत उसकी कैद में थे तो वह कैसे सुकून से अपनी नींद ले सकती थी। वह तुरंत अपना गेटअप चेंज करती है। इस वक्त उसने अपनी माफिया क्वीन वाली ड्रेस पहन रखी थी। फिर वह अपनी गाड़ी लेकर बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल जाती है। सिटी के आउटर में एक घने सुनसान जंगल जो पहाड़ियों पर था वहाँ वह जाती है। उसके लोगों ने तारा और रजत को वहाँ कैद कर रखा था। इस वक्त पासा यहाँ मौजूद था क्योंकि पासा हमेशा किया जहाँ जाती थी वह सीक्रेट तरीके से उसे फॉलो करता था और किया के आर्डर पर पासा ने उन लोगों को अच्छी खासी पनिशमेंट भी दे रखी थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में रूहानी को जब पता चलता है कि वहाँ मॉरिशस में किया के साथ क्या हुआ तब वह तुरंत ही घबरा जाती है। रूहानी अपने कुछ सीक्रेट गार्ड्स किया के पीछे पहले से ही लगा रखी थी। जब उसे पता चला कि किया मॉरिशस में है तभी उसने अपने गार्डों को अलर्ट कर दिया था और जब उसके गार्ड ने उसे यहाँ की पूरी बात बताई तो उसे तारा और रजत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। रूहानी तुरंत ही मॉरिशस आने की तैयारी करने लगती है। वहीं यह बात निया, आयुषी, ईसा सभी को पता चल जाती है। वह लोग भी रूहानी के साथ आने की जिद करने लगते हैं। तब रूहानी उन्हें समझाना शुरू कर देती है कि अगर हम सब लोग वहाँ जाएंगे तो यहाँ के कामों को कौन देखेगा, इसलिए किसी न किसी को यहाँ रुकना ही पड़ेगा। वहीं ईसा और निया तो मानने वाली नहीं थी। वहीं आयुषी के पास तो एक अच्छा बहाना था कि वह अपने मॉम डैड से मिलने जाना चाहती है क्योंकि वह काफ़ी दिनों से उसे बुला रहे हैं। आयुषी के मॉम डैड फॉरेन में ही थे जिस वजह से उसका बहाना तो बहुत ही सटीक था। बेचारी रूहानी समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ पर किसे रोके। वहीं मान भी जाने की जिद करने लगा था। अब रूहानी को इन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह खुद को ही कोसने लगती है कि उसने क्यों इन लोगों को बताया। वह चुपचाप निकल जाती तो इतना ज़्यादा बवाल ही ना होता। वहीं कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तब थक हार कर रूहानी सबको उनका काम बांट देती है और कहती है जो लोग आज शाम तक अपने कामों को ख़त्म कर लेगा वही उसके साथ चलेगा। यह तरीका रूहानी का काम कर जाता है। वहीं निया और ईसा का तो मुंह ही बन जाता है क्योंकि रूहानी ने सभी को बहुत ही टफ काम दिया था जिसे इतनी जल्दी ख़त्म करना तो नामुमकिन था। लेकिन वह लोग भी कम नहीं थे। उन लोगों ने भी अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। वहीं रूहानी इत्मीनान से
मॉरिशस जाने की तैयारी करने लगती है। उसे लगा था कि यह लोग कोई भी अपना काम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, पर वह लोग भी कहाँ कम थे। उन लोगों ने भी अपना दिमाग लगाया और उन लोगों ने सिवाय से हेल्प मांगी। हालांकि सिवाय उन लोगों के साथ नहीं गया था, क्योंकि रेहान ने उसे यहाँ के काम देखने के लिए छोड़ दिया था। रेशब भी यहीं रुका हुआ था। उनके कहने पर सिवाय ईसा और निया की मदद करने को तैयार हो जाता है। वह अपने कामों को कुछ देर के लिए पेंडिंग छोड़ता है और फिर उनकी हेल्प करने चला जाता है। वहीं आयुषी लिया चुपके से पहले ही मॉरिशस के लिए निकल गई थी। भला जहाँ उसकी बॉस होगी वह वहीं होगी, यहाँ क्या करेगी, उसका यहाँ क्या काम, यह कहकर उसका बहाना तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड था। वह तो चलता बनी। वहीं बेचारी आयुषी के पास कोई रास्ता नहीं था। अब वह थक हार कर अक्षत से हेल्प लेती है। जब अक्षत को पता चलता है कि क्या हो रहा है तो उसके तो कान ही खड़े हो जाते हैं। यानी सभी लोग वहाँ गए हैं, उसे किसी ने क्यों नहीं बताया। वहीं अक्षत भी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। भला वह पीछे रहने वाला थोड़ा किन था। थोड़ी ही देर में यह बात अर्थ को भी पता चल जाती है, तो अर्थ भी उसके साथ जाने की जिद करने लगता है। तब अक्षत किसी तरह समझा बुझाकर अर्थ को यहाँ रोकता है और बोलता है कि यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। अगर सभी लोग चले जाएंगे तो यहाँ मॉम डैड अकेले रह जाएंगे और काम भी तो देखना पड़ेगा। पता नहीं हमें वहाँ कितना वक्त लग जाए, तब तक कंपनी कौन देखेगा। किसी तरह का बहाना उसका काम कर गया और अक्षत उसकी बात मान के वहाँ रुक गया। अब सभी लोग अपने काम में जल्दी जल्दी लग जाते हैं। उन लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ जाना था। इस वजह से सभी अपने काम में पूरी तरह से डूब चुके थे। शाम होते होते जब रूहानी ने पूरी तैयारी कर ली थी, अब वह घर से जाने ही वाली थी, तभी सभी के सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। यह देखकर रूहानी आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या क्यों आए हो? अच्छा हो तुम, लगता है मुझे कि जाने के लिए ऑल द बेस्ट बोलने आए हो। तब उसकी बातों को सुनकर वह सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम ख्वाब देखती रहो, हम तो तुम्हारे साथ आ जाने के लिए आए हैं। उसकी बातों को सुनकर रूहानी उन्हें आश्चर्य से देखने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? लाओ दिखाओ मुझे। अगर तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ होगा तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। वहीं अब सभी लोग अपने अपने काम उसे दिखाने लगते हैं। सभी के हाथों में उनकी फाइलें थी जो वह रूहानी के सामने रख देते हैं। रूहानी तो सब कुछ देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी कर उन लोगों को देखने लगती है और कहती है, तुम लोगों ने यह सब कैसे किया? यह तो नामुमकिन था, तुम इसे आज किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे। तब वह लोग हंसते हुए बोलते हैं, क्या तुम ही बस चतुर हो? अरे हमें हमारे अंदर भी तुम्हारी दोस्ती वाला खून दौड़ रहा है, तो हमारे अंदर भी जाहिर सी बात है तुम्हारे जैसी ही चतुराई होगी। हम लोगों ने भी अपना दिमाग लगाकर अपना काम खत्म कर लिया है, अब तुम बात से नहीं मुड़ सकती हो। उसकी बातों को सुनकर बेचारी रूहानी अपना सर पकड़कर रह जाती है। अब सभी जीत करके उसके साथ जाने को तैयार थे। रूहानी के पास अपनी जेट थी, उसने अपनी जेट तैयार करने को कह रखी थी। वह धीरे धीरे कर सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। रूहानी बहुत कोशिश कर रही थी कि वह लोग उसके साथ न जाए, तभी दूसरी तरफ से वहाँ अक्षत भी आ जाता है। यह देखकर रूहानी को और आश्चर्य होता है, अब इसे किसने बता दिया। वह आयुषी की ओर घूर कर देखने लगती है तो आयुषी अपने दांत दिखा देती है।
जैसे बोल रही हो कि मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब रूहानी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने क्या किया है। वहीं ईसा को सी ऑफ करने के लिए सिवाय भी आया हुआ था। सिवाय को देखकर रूहानी ईसा को देखने लगती है। उसे समझ आ रहा था कि इन लोगों ने कैसे चीटिंग की है। वह अपना मुंह बनाकर रह जाती है। वहीं सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी जाकर जेट में बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी रूहानी के ऊपर भरोसा नहीं था। वह कब इन्हें छोड़कर चली जाएगी। रूहानी तो बस उनका मुंह ही देखते रह गई। वहीं जब अक्षत भी जेट में जाने लगता है, तब रूहानी उसे रोकते हुए बोलती है कि अब आप कहाँ जा रहे हैं। तो अक्षत बोलता है कि मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। और खबरदार, जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी ऐसी धमकी भरी आवाज़ सुनकर बेचारी रूहानी उसे कुछ नहीं कह पाती है। अब सभी के सभी जाकर जेट में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में जेट उड़ान भर देती है। अब वह लोग भी कुछ घंटों बाद मॉरिशस में दिखने वाले थे। उधर दूसरी तरफ लिया पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जब वह उसके विला में जाती है तो बेला उसे देखकर खुश हो जाती है। लिया और बेला अच्छी दोस्त थी। बेला बोलती है कि तुम कब आई। वह बेला के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ही खराब हो। अगर किया यहाँ आई थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुम्हें पता है हम लोग कितने ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारा तो दिल ही बैठ गया था कि अचानक किया कहाँ गायब हो गई है। हमारे मन में अजीब अजीब से डर घर कर गए थे। वहीं बेला सारी बोलते हुए कहती है कि मैं बताना तो चाहती थी, लेकिन किया ने हमें मना कर दिया था। और तुम्हें तो पता है, अगर बॉस ने मना किया है तो फिर हम उनके इजाज़त के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उसकी बातों को समझते हुए लिया भी शांत हो जाती है। तब तक जेनी, रियो, वेन और प्रणव भी आ जाते हैं। वह लोग भी लिया को देखकर उनके गले लगते हैं। सभी एक दूसरे से मिलते हैं। तब लिया पूछती है कि वह कहाँ गई। तो वह लोग बोलते हैं कि शायद वह अभी नहीं आई है, क्योंकि उनमें से किसी को नहीं पता था कि किया घर आकर यहाँ से जा चुकी है। क्योंकि किया इतने आराम से घर के अंदर घुसी थी कि किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगा था। वहीं लिया परेशान होते हुए बोलती है कि बेला, क्या कोई प्रॉब्लम है। आखिर में वह इतनी देर तक कहाँ रह सकती है। तब बेला बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपने गार्ड उसके पीछे लगा रखे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वह हमें ज़रूर सूचित करेंगे। तब लिया उससे बोलती है कि एक बार पता लगाओ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उसकी बातों को सुनकर बेला बोलती है कि ठीक है। वह फिर से अपने गार्ड के पास फ़ोन लगाती है। तब उसके गार्ड बोलते हैं, मैम हम तो घर पे ही हैं। उसकी बातों को सुनकर बेला उन पर गुस्सा करते हुए बोलती है, इडियट, तुम लोग घर पे क्या कर रहे हो। तब वह बताता है कि मैम तो घर आ चुकी हैं। उन गार्डों को नहीं पता था कि किया चुपके से पीछे से निकलकर कहीं जा चुकी है। वह लोग तो जब घर किया पहुंच जाती है तो शांत होकर वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। उन्हें लगा था कि अगर कोई निकलेगा तो यहीं से बाहर जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किया उन्हें चकमा देकर पीछे से चली जाएगी। बेला जब यह सुनती है कि किया घर आई है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। जब वह घर आई है तो उन लोगों को कैसे नहीं पता है। वह तुरंत ही जेनी से बोलती है कि देखो किया अपने रूम में है कि नहीं। जेनी तुरंत ही उसके रूम में जाती है। वह चारों तरफ देखती है, लेकिन किया वहाँ नहीं थी। वह भागकर आती है और बोलती है कि नहीं, वह यहाँ वहाँ नहीं है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी वह बोलती है कि पूरे घर को ढूंढो, देखो वह कहाँ है। तब बारी बारी सभी लोग हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि लिया भी कोई ऐसा कमरा नहीं छोड़ रही थी
कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रही थी कि जहाँ किया हो सकती थी। स्टडी रूम से लेकर सनरूफ तक सब जगह वह लोग उसे ढूंढ रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी लोग फिर से हॉल में इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि नहीं, वह यहाँ नहीं है, फिर वह कहाँ जा सकती है। तभी लिया बोलती है कि सिक्योरिटी कैमरा चेक करो। तब वह लोग सभी लोग सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं तो देखते हैं कि किया घर के अंदर आई और अपने रूम में चली गई। फिर उसके बाद किया का कोई सीन नहीं था। सभी तरह के कैमरे उन लोगों ने देख लिए पर किया का कोई पता नहीं था। अब तो उन्हें और ज़्यादा आश्चर्य होता है कि जब वह घर आई तो अचानक से कहाँ गायब हो गई। तब लिया बोलती है, मुझे लगता है वह कोई कुछ ऐसा काम करने गई है जो वह तुम लोगों को नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वह जाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए गई है कि उसके बारे में किसी को पता न चले। यही वजह है कि कैमरे में उसके जाने की कहीं भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और तुम्हें तो पता है वह कितनी बड़ी हैकर है, वो जाने से पहले ही कैमरों को बंद कर चुकी होगी। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि वह सामने से न जाकर पीछे के रास्ते का इस्तेमाल किया होगा, जिस वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उसकी बातों को सुनकर बेला भी पूरी तरह से सहमत थी। वह अक्सर ही ऐसा करती थी। उसकी आदतों से सभी कोई वाकिफ थे। अब बात अटकती है कि वह गई कहाँ। उन्हें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब बस उनके पास एक ही रास्ता था कि वह उसका यहीं इंतज़ार करे। वहीं दूसरी तरफ किया उस जंगल में बने डार्क रूम में पहुंच जाती है, जहां पासा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वह जैसे ही किया को देखता है तो उसे पूरे ही सम्मान के साथ ग्रीट करता है और बोलता है, बॉस, हमने उसे जैसा आपने कहा था उस तरह से टॉर्चर किया है। वह इस समय बेहोश है। यह सुनकर किया के दिल को तसल्ली मिलती है। तभी किया बोलती है कि उन्हें होश में लाओ। उन लोगों को मार मार कर बहुत ही बुरा हाल किया गया था। उनके पूरे शरीर से खून की बूंदें टपक रही थी। उनके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे। वहीं उनका चेहरा पूरी तरह से सूज गया था, क्योंकि उनके चेहरे पर पता नहीं कितने ज़्यादा थप्पड़ों की बरसात की गई थी। तारा का चेहरा तो फूलकर एकदम सुअर की तरह हो गया था। वहीं रजत का चेहरा भी उससे कुछ कम नहीं लग रहा था। यह सब देखकर किया के दिल को बहुत ही तसल्ली पहुंच रही थी। जैसे ही किया उसे होश में लाने के लिए कहती है, पासा जाता है और गर्म गर्म नमक वाला खौलता हुआ पानी लेकर आता है और उनके मुंह पर फेंक देता है। जैसे ही पानी उनके शरीर पर पड़ता है वह दोनों चिल्लाते हुए अपने होश में वापस आते हैं। इस समय उनके शरीर में बेइंतहा जलन हो रहा था। एक तो गर्म पानी, ऊपर से नमक मिला हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर दर्द से फट जाएगा। वहीं किया बहुत ही आराम से उनके सामने अपनी क्वीन वाली सोफे पर बैठी थी। तभी थोड़ी देर में वहाँ एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। वह उसका ब्लैकी था। वह आकर किया के दूसरी साइड बगल में जाकर बैठ जाता है। ऐसे लग रहा था जैसे वह उसका पालतू बिल्ली हो। वह बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह किया के साइड में उसके पैरों के पास जाकर बैठ जाता है। वहीं किया प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है, जिसे महसूस करके वह अपना मुंह बनाकर म्यू म्यू करने लगता है, जैसे बिल्ली का बच्चा अपने मालिक का स्पर्श पाकर उससे चिपकने की कोशिश करता है। बिल्कुल वही काम ब्लैकी कर रहा था। यह सब देखकर तारा और रजत की तो सांस ही फूल रही थी। वहीं किया को उसके क्वीन वाले गेटअप में देखकर उन लोगों की तो जान ही हलक में अटक गई थी। आज रजत पहली बार उसे ऐसा देख रहा था। आज वही किया जो उसे भोली, मासूम और बहुत ही प्यारी लगती थी, जिसे पाने के सपने वह देखता था। उसे देखकर उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। आज वह किया बहुत ही भयानक लग रही थी। आज उसका चेहरा मासूम और भोला नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसे लग रहा था जैसे कि
उसकी आंखों में देखते मान किसी के प्राण तुरंत ही निकल जाएंगे। वह इतनी ज़्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी कि मानो अगर उन लोगों ने उसकी आंखों में देखा तो उसी क्षण उनके प्राण उनके शरीर से निकलकर बाहर हो जाएगा। चारों तरफ का वातावरण एकदम भारी हो गया था। किया के आसपास से निकलता ऑरा उसे और भी ज़्यादा भयानक बना रहा था। वह एक क्रूअल रानी की तरह दिख रही थी। वहीं किया अपने हाथ के इशारे से सभी को वहाँ से जाने को बोलती है। पासा सभी को बाहर निकलने का इशारा करता है और खुद भी उस रूम से बाहर चला जाता है। तब किया वहाँ बहुत ही भयानक हंसी हंसते हुए बोलती है, तारा 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 क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम्हें दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। वैसे पूछोगी नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ। वैसे पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम लोगों ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। फिर वह रजत की ओर देखते हुए बोलती है, और तुम घटिया इंसान, तुम्हारे मन में क्या चलता है वह तुम्हें देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तुम मेरे बारे में कितना घटिया सोच सकते हो। या तो मुझे तुम्हें देखते मान ही पता चल गया था। उसकी बातों को सुनकर रजत का तो पूरा शरीर डर से कांप जाता है। क्या वह उसकी मन की बातों को सुन सकती थी? क्या वह जो कुछ भी उसके बारे में घटिया बातें सोच रहा था वह सब उसने सुन लिया? यह सोचते हुए उसे जोर जोर से चिल्लाकर रोने का मन कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके गले पर चाकू रख दिया हो और उसे धीरे धीरे कर उसकी गर्दन को काट रहा हो। इस वक्त उसे अपने शरीर पर डर की पूरी एक लहर महसूस हो रही थी। तभी किया जोर जोर से हंसती है और बोलती है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मेरे हाथों से अब यहाँ से बचकर जा पाओगे? और तारा, तुमने क्या सोचा था मुझे इतनी आसानी से मार सकती हो? मैं क्वीन हूँ, क्वीन जो दुनिया पर राज करती है। मुझे मारना तो दूर, तुम तो मेरी ओर आंखें उठाकर देखने की भी औकात नहीं रखती हो। तो फिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम मुझे जान से मार पाओगी? उसकी बातों को सुनकर तारा डर से कांप जाती है। क्या उसने उसके मन की भी बातों को सुन लिया था? यह सोचते हुए तारा को तो अपनी सांस हलक में अटकती हुई महसूस होती है। वह गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि प्लीज किया, देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर अपने नाक भी रगड़ सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी बातों को सुनकर किया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे जाने दिया था, इसी तरह मैंने भी तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाया था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि कई सालों तक मैं हर रोज़ रोती रहती, हर रोज़ गिड़गिड़ाती रहती। पर तुम जैसे नीच और घटिया लोग, तुम लोग मेरे जिस्म का सौदा करते और उस पैसे से अय्याशी करते। एक दिन मेरे जिस्म को हर दिन तुम लोग बेचते। तुम्हारी अय्याशी इससे भी नहीं भरी। तुमने तो मुझे वह बुरी मौत दी थी जिसे सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। वहीं तारा और रजत को किया की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उन लोगों ने भला उसके साथ कब ऐसा किया और कब उन लोगों ने उसे बुरी मौत दिया था। तब किया हंसते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं याद आ रहा होगा ना, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, तब तुम्हें यह सब कुछ याद आ जाएगा। इतना बोलकर किया अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है। धीरे धीरे वह जैसे जैसे स्टोरी सुना रही थी, रजत और तारा के शरीर के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। डर से उनका हालत खराब हो रहा था। उनका शरीर डर की वजह से कांप रहा था। क्या उन्होंने इसके साथ इतना बुरा किया था? वह क्या इंसान कहलाने के लायक थे? इस वक्त जब वह मौत की कगार पर थे, उन्हें खुद पर शर्म आ रही थी। वह रोते हुए बोले, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
तब किया हंसते हुए बोलती है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा ही किया। तुम लोग तो इंसान के भेष में जानवर से भी गए गुजरे हो। जानवर भी एक बार मर जाने पर इंसान के शरीर को छोड़ देता है, लेकिन तुम लोग तो वह जल्लाद हो जो उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाते हो। तुमने मेरे साथ जितना बुरा किया है, अब हर उस लम्हे को जीने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बातों को सुनकर तारा और रजत जोर जोर से रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। वहीं उसकी बातों को सुनकर किया हंसने लगती है और कहती है, भला मुझे तुम्हारे मौत के वक्त झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं न कि मरते हुए इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब तुम लोगों की मौत जब नज़दीक है तो मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। वैसे तुम्हारे हर करनी का फल तुम्हें मिलेगा। इतना बोलकर वह अपने साइड में लगे हुए एक बटन को प्रेस करती है। तभी पासा अंदर आता है तो वह पासा को इशारा करती है और रजत और किया को ले जाने को कहती है। पासा को पहले ही पता था कि वह उन्हें कहाँ ले जाएगा। तभी पासा अपने गार्डों को बुलाकर उन्हें घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। वह उन्हें ले जाकर अलग अलग 2 रूमों में बंद कर देता है। वहीं उन 2 रूमों में बहुत ही खतरनाक लोग बैठे हुए थे। दोनों रूमों में 5 से 6 लोग बैठे थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और भद्दे थे। वहीं जैसे ही तारा उस रूम में जाती है, उन लोगों की हवस जाग उठती है। वह धीरे धीरे कर तारा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यह सब देखकर तारा का जिस्म डर से कांप जाता है। उसे पता चल चुका था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वैसे भी किया की स्टोरी से उसे एहसास हो गया था कि किया उसे ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। वह अपने हर जख्म का बदला लेगी। वहीं वह लोग उसके ऊपर वैसी दरिंदे की तरह कूद पड़ते हैं। वह सारे हट्टे कट्टे लोग थे। वह लोग उसके साथ तब तक ज़बरदस्ती करते हैं जब तक कि तारा बेहोश नहीं हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रजत को भी ऐसे ही कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ भी ऐसे ही अपोजिट लिंग वाले व्यक्ति खड़े थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने और खूंखार लग रहे थे। रजत को उन्हें देखकर अपनी थूक निगलना ही भूल गया। उसकी सांसें अटक गई। वह उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा। बिल्कुल वह उसी तरह गिड़गिड़ा रहा था जैसे किया ने उन्हें बताया था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि एक लड़की के साथ जब कुछ होता है तो कैसा लगता है। वह भी तो कितने लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर चुका है। तब भी वह लड़कियां उसके सामने बिल्कुल इसी तरह गिड़गिड़ाया करती थीं। हर पल वह उसके सामने अपनी इज्जत की भीख मांगती थी, पर वह तो वैसी दरिंदा था। वह उन्हें नहीं छोड़ता था और उनके साथ पूरी रात जरूर ज़बरदस्ती करता था। आज अपने साथ सब होता हुआ देखकर उसे उन लड़कियों की परिस्थिति का एहसास हो रहा था जो उसके सामने इसी तरह गिड़गिड़ाती थी। आज उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ रही थी। वह डर उस बात का था कि उसके साथ अब क्या होगा। वही होगा जो वह आज तक उसने उन लड़कियों के साथ किया है। यह सब सोचकर उसका शरीर डर से कांप रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब वह लड़कियों के साथ करता था तो कितना एंजॉय करता था। एक बार भी वह उनके दर्द और तकलीफ को नहीं महसूस करता था। आज उसी की सज़ा उसे मिल रही है। तभी वह लोग उसके ऊपर झपट पड़ते हैं और उसके जिस्म से सारे कपड़े फाड़कर अलग कर देते हैं। अब एक एक कर उसके साथ सभी लोग जोर ज़बरदस्ती करते हैं। उसके पूरे शरीर को वह लोग नीचने और काटना शुरू कर देते हैं। वह सारा दर्द इतना ज़्यादा था कि रजत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हर पल उसके आंखों के सामने उन लड़कियों के दर्द से कराहने और चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। जैसे वह उसके जिस्मों को नोचता था और कैसे उसके शरीर को काटता था। वह हर पल अब उसके आंखों के सामने घूम रहा था। जब यह लोग उसके साथ उसी तरह से वैसीपन दिखा रहे थे, आज वह खुद को उसी तरह लाचार
और बेबस पा रहा था। अब जाकर उसे समझ में आया है कि जब हम दूसरों के साथ करते हैं तो उन पर कैसे बीतती है, उन पर क्या गुजरती है। आज जब खुद पर यह सब हो रहा है तो वह हर एक एहसास वह खुद जी रहा था। अब जाकर उसे समझ में आया, अगर कभी भगवान ने उसे दूसरा जन्म दिया तो वह औरतों की पूजा करेगा, न कि कभी औरतों के साथ इतना घिनौना काम करेगा। आज उसे एक अच्छा सबक मिल गया था। वहीं वह लोग उसके साथ तब तक जोर ज़बरदस्ती करते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता है। तभी उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जब कमरे से आना बंद हो जाती है, तब किया अपनी आंखों को खोलती है। इस वक्त उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून था और उसकी आंखों में संतुष्टि दिख रही थी। वह अपनी जगह से उठती है और पासा से बोलती है, इन्हें जब होश में आए तो इनका अच्छे से ट्रीटमेंट करना, और जब यह ठीक हो जाए तो फिर से इन दोनों को उन लोगों के आगे परोस देना। ऐसा इन लोगों के साथ तब तक करना जब तक कि इनके जान न निकल जाए। बहुत मज़ा आता है न इन लोगों को दूसरों के साथ खिलवाड़ करने में। जब इनके साथ यही सब हर रोज़ होगा तब यह उस दर्द को महसूस करेंगे। आखिर में जितने लोगों के साथ इन लोगों ने बुरा किया है उनकी बद्दुआओं का असर तो इन पर होना ही चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। वहीं पासा भी समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। वह भी अपने काम पर लग जाता है। वह तुरंत ही अपने गार्ड को आर्डर देता है कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए। जब गार्ड उन दोनों के कमरों में जाते हैं तो वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और ऊपर से उनके शरीर पर दांतों के गहरे जख्म बने हुए थे, जिस वजह से वहाँ से खून बहकर पूरे बिस्तर को गीला कर चुका था। वहीं तारा की हालत तो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान जा चुकी हो। तुरंत ही एक गार्ड आगे बढ़कर उसके शरीर को ढकता है और फिर उसके नाक के पास उंगली ले जाकर देखता है तो अभी उसकी सांसें चल रही थी। वह उसे तुरंत ही लेकर वहाँ बने एक छोटे से मिनी हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पहले से ही डॉक्टर तैयार खड़े थे। वह लोग उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। वहीं किया अब वहाँ से निकलकर अपने विला के लिए चल देती है। इस समय उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि थी। वह अपने मन में सोच रही थी कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। लोग गलत बोलते हैं कि अगले जन्म में जाकर तुम्हें उसका कर्ज उतारना पड़ेगा या पिछले जन्म का तुम भोग रहे हो। जो जिस जन्म में जैसा करता है वह उसी जन्म में उसे भोग कर जाता है। भोगना दो प्रकार का होता है, अपने करने के हिसाब से, या तो सुख भोगो या दुख भोगो, पर भोगना तो पड़ता ही है। अब जैसे जिसने कर्म किया है वह वही चीज़ भोगेगा। अगर इन्होंने इस जन्म में गंदे कर्म किए हैं तो बिना उसे भोगे वह कैसे यहाँ से विदा ले सकते हैं। मौत का अंतिम पल यही सब कुछ तो इंसान को सिखाता है, लेकिन तब उनके पास पछताने को कुछ नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त रहते सुधर जाओ और अच्छे कर्म करो, जिससे मौत के अंतिम पहर में जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तब तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ खड़ा होता है और वही तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर तुमने अच्छे कर्म ही नहीं किए हैं तो फिर उस पल में तुम्हारे अपने तो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं और तुम्हारे बुरे कर्म तुम पर हावी हो जाते हैं। वह तुम्हें हर तरह की दर्द और यातनाएं देते हैं, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बन जाती है। जीते जी तुम नर्क को इसी जन्म में देखकर जाने वाले हो। इतना सब कुछ सोचते हुए वह अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और थोड़ी ही देर में अब वह अपने विला पहुंचने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ओम अभी भी किया की जानकारी निकालने के लिए पूरी तरह से अपने खोजबीन में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में उसे पता चल गया था कि किया कहाँ रहती है।
और इस वक्त वहाँ कौन कौन मौजूद हैं। वह तुरंत ही आकर रेहान को सारी जानकारी देता है। जैसे ही रेहान को उसके विला के बारे में पता चलता है, वह लोग तुरंत ही वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं मनीषा जी को भी इस बारे में पता चलता है, तो वह भी साथ में जाने की जिद करने लगती है। रेहान काफ़ी बार समझाने की कोशिश करता है कि अभी माम आपका जाना ठीक नहीं है, पर मनीषा जी को पता था कि जब तक वह नहीं जाएगी, किया किसी की बातों को नहीं मानेगी। वही है जो उसे समझा सकती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि किया बड़ों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती है। वह एक बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसी उम्मीद की वजह से वह रेहान के साथ जाने की जिद कर रही थी। तो रेहान भी अब अपनी माँ को ज़्यादा मना नहीं कर पाया और अब सभी के सभी वहाँ जाने के लिए निकलने की तैयारी करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में क्या होगा? एक तरफ इंडिया से उनकी सारी टीम यहाँ पहुँच रही है, दूसरी तरफ रेहान अपनी पूरी टीम के साथ किया के पास पहुँच रहा है। जब किया का सामना इन सब से होगा तो वह उन सबको क्या जवाब देगी और सब अपनी नाराज़गी उस पर कैसे व्यक्त करेंगे? आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या किया उनके साथ वापस इंडिया जाने को तैयार हो जाएगी या फिर वह उनके साथ जाने को मना कर देगी? आगे क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टोरी में बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी ही यह स्टोरी समाप्त होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है लास्ट तक यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।